हेलो। ठीक है जी। तो आज हम अपना जो है इतने टाइम से जो सिलेबस रुका हुआ था, आज वही फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा है आज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यूनिट 3 का टॉपिक 2 है। क्योंकि सोल्स थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके थे, उससे आगे हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मेलर्स थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर आप सिलेबस ध्यान से देखोगे तो 3rd यूनिट का टॉपिक बी है मेलर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर आपकी वॉइस काफी दूर से मतलब क्लियर नहीं सुनाई दे रही। अच्छा, मैं ये माइक पास में कर लेता हूँ। अब पास से आ रही है क्या? नहीं सर, गूंज रही है, क्लियर नहीं आ रही। गूंज इसलिए रही है क्योंकि मैं एक बड़े से कमरे में बैठा हूँ, ये कमरा बिल्कुल खाली है। ओके सर, एक्चुअली फिर थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं सुन। हाँ चलो, ये नेटवर्क की वजह से भी होता है, मे बी नेट स्लो हो मेरा, हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है इसका। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
मैलर जो है एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जैसे हमने जो पिछली थ्योरी पढ़ी थी काफी टाइम पहले, सूल्स की थ्योरी, जिसे हम सुल्टज भी कहते हैं, सूल्स भी कहते हैं, स्कल्स भी कहते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसे बुलाते हैं। तो सेम जो ये भी एक थ्योरी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, जिसका नाम है मैलर्स थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसने कहा है कि भाई कोई जो एग्रीकल्चर है उसमें 3 फेज आते हैं। मतलब स्टार्टिंग में कोई कंट्री बैकवर्ड है तो वो जो है 3 एक चरण आएंगे, उन 3 चरणों में ही वहाँ की एग्रीकल्चर डेवलप होगी। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की, ये है फेज 1। फेज 1 यानी कि प्रथम चरण पारंपरिक खेती या कृषि। तो इन्होंने क्या कहा है, मैलर्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज मच डिफरेंट फ्रॉम गिवन बाय सूज। तो जो मैलर की परिभाषा है परंपरागत खेती की, वो काफी अलग है जो कि सूज ने दी। He does not define agriculture in the sense of equilibrium. मैलर जो है एग्रीकल्चर को इक्विलिब्रियम के सेंस में नहीं लेता। फॉर हिम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज ए बैकवर्ड लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर विच यूज ओनली क्रूड फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो जो मैलर है उसके हिसाब से जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो क्या है, एक ऐसी सेक्टर है जहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और लेबर की जो सप्लाई है वो बैकवर्ड स्लोपिंग है। इट इज नॉट सिंपली ए स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर एज इज इम्प्लाइड बाय सूल्स डेफिनेशन। तो इनके विचार जो है सूल से काफी अलग है। अकॉर्डिंग टू मैलर, फार्म ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर दो डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज because of difference in physical, economic and social factors have some common feature also. For instance, most of the farms are cultivated by the farmers with their family labor. Even the capital is provided by the farmer from his own source. मैलर कहता है कि ट्रेडिशनल मैलर और सूल्स की जो डेफिनेशंस है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कि जैसे सूल्स और मैलर जो है दोनों इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि खेती जो है किसान करता है और किसान का जो परिवार है वो भी इसमें लगा रहता है, और उसके अलावा जो है जो कैपिटल है वो भी किसान अपने ही तरफ से यूज करता है। द फार्म्स आर जनरली स्मॉल इन साइज एंड द वर्क force per farm is higher on these farms. When compared with that in high income countries, these features result in low productivity and low income in these farms. So far as resource allocation on these farms is concerned, Mellor follow suit. इन्होंने कहा है कि इन्होंने वही बात कही है कि जो फार्म्स का साइज है, खेतों का साइज है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में काफी छोटा होता है, प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है। उसके अलावा जो सिंचाई के साधन हैं, नहरें वगैरह, वो डेवलप नहीं होती। ज्यादातर जो एग्रीकल्चर है मॉनसून पे डिपेंड होती है। तो ये कुछ चीजें जो है इन्होंने बताई है मैलर ने। अकॉर्डिंग टू हिम, इन ट्रेडिशनल फेज resources are optimally allocated on these farms. According to Mellor, land and labor constitute the major inputs on these farms. The capital is in a very crude form. It is a direct embodiment of human labor and therefore its productivity is quite low. यानी कि काफी कम इसकी प्रोडक्टिविटी होती है जो फेज 1 है एग्रीकल्चर का। और इसमें एक चीज और है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर। ये आपने पढ़ा हुआ है कि पैमाने के जो है श्रम के जो है घटते रिटर्न मिलते हैं। घटते ऐसे कि जैसे पहले आपने 1 यूनिट लगाया 10 प्रोडक्शन हुआ, फिर आपने 2 यूनिट लगाया 18 प्रोडक्शन हुआ, फिर आपने 3 लगाया 26 प्रोडक्शन हुआ। मतलब जैसे रिटर्न्स टू स्केल हमारे नेगेटिव आ रहे थे, सेम ऐसे ही जो है ये चीजें भी हो रही है। तो इसमें जो है फर्स्ट फेज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर हमें हो रहा है। द मेन इनपुट अप्लाइज इन सच एन एग्रीकल्चर एज लैंड इज लिमिटेड एंड सो इज द कैपिटल। एडिशनल लेबर फोर्स इज द ओनली सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग इनकम इन सच एन एग्रीकल्चर। कि अगर फर्स्ट फेज में अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्म साइज अपना बढ़ाना पड़ेगा और उसके अलावा लेबर फोर्स भी आपको बढ़ानी पड़ेगी।
सिर्फ इसी रास्ते से जो है आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। However, due to the application of law of diminishing returns to labor, per capita productivity and income falls as more and more labor is used to produce more output. इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम लेबर लगाते जाएंगे इस फेज में, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी और पर कैपिटा इनकम दोनों ही कम होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एमपी, वो एक टाइम बाद जीरो हो जाती है। वो आपको सबको पता है कि जीरो क्यों होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जरूरत से ज्यादा लोग लगे रहते हैं, इसलिए वहां पे एमपी एक लेवल के बाद जीरो हो जाती है। Meller is of the view that there is a much underemployment in traditional agriculture, but this need not to be due to the existence of zero value labor. This is mainly because of uneven distribution of land in the society with traditional agriculture. इन्होंने कहा है कि भाई जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, काफी लोगों में क्या होता है कि वहाँ पे अल्प रोजगार की सिचुएशन होती है, लेकिन ये अल्प रोजगार इस वजह से नहीं है क्योंकि लेबर की वैल्यू जीरो है। ये इस चीज को नहीं मानता। ये इसलिए मानता है कि लेबर की वैल्यू के अलावा जो मेन कारण है वो क्या है कि जो लैंड का बंटवारा हुआ है, खेतों का जो बंटवारा हुआ है, वो एक जैसा नहीं हुआ। जैसे कि एक परिवार है, उसके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है और उस परिवार में जो है 10 फैमिली मेंबर्स है, तो सीधी सी बात है सब उस 1 एकड़ जमीन पे कैसे लगेंगे? तो उनको हम क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे। और एक परिवार ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे सिर्फ 4 मेंबर है और जमीन उनके पास 20 एकड़ है। तो ये क्या है? जमीन का असमान वितरण की वजह से भी जो है अल्प रोजगार की सिचुएशन पैदा होती है। Meller feels that while on the small farms, underemployment or disguised unemployment may exist due to the existence of zero value labor on larger farms. Underemployment exists due to another reason. According to Meller, the pattern of consumption in traditional agriculture is rather rigid of a rigid. As on larger farms, income is likely to be more than what is needed to meet the requirement of a rigid consumption pattern. The amount for seed on such farm, the amount of labor to be used is not to be disguised. इसने यही कहा है कि जितने बड़े फार्म्स होंगे, मेन बात यहाँ पे दो चीजें हैं इस सिचुएशन में कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें क्यों हो रही है कि प्रोडक्टिविटी लो है, पर कैपिटा इनकम लो है, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी लो है। सबसे बड़ा जो इसमें रीजन है वो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब तक इसमें टेक्नोलॉजी वर्ड कहीं पे यूज नहीं हुआ है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल जो है डिमिनिशिंग है, घटते हुए हैं। उसका एक रीजन जो है टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक प्रॉपर एडिक्वेट यूज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में नहीं किया जाता। फिर उन्होंने बात की है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। फॉर मेलर दिस कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन total output on a given farm and the amount of labor used to produce that output. In other words, it is total productivity curve in value terms with labor as the independent. तो ये एक डायग्राम है जिसमें काफी चीजें बताई गई हैं, लेकिन मेन बात जो है वो हम इसमें क्या देखनी है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और इसमें काफी अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि एक तरफ तो इन्होंने आउटपुट लिया है, एक तरफ इन्होंने लेबर ली है। तो अब ये भी हो सकता है कि जितने इसमें पॉइंट है, पॉइंट एस, एस डैश, पॉइंट एक्स, डब्ल्यू, वी, टी, ये सारे जो पॉइंट्स है अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। एक पॉइंट ये शो कर रहा है कि भाई 1 एकड़ जमीन है, 10 लेबर लगाए तो प्रोडक्शन कितना होगा। दूसरा पॉइंट ये शो कर रहा है कि जमीन उतनी ही है, हमने लेबर को 20 कर दिया। तो अब होना तो ये चाहिए कि लेबर को 20 किया है तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन ए जो और जो बी पॉइंट है ये आपको क्या शो कर रहे हैं कि कई बार जो है ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप लेबर को एक ऑप्टिमल लेवल तक ही इंगेज कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा इंगेज करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्टेड होगी। तो ये मेलर का जो है इन्होंने इसके लिए है एक्सिस, ओ सी पे इन्होंने मैन टाइम लिया है और ओ वाई एक्सिस पे इन्होंने मटेरियल गुड्स एंड सर्विस लिया है। जो डिफरेंट डिफरेंट आप पॉइंट देख रहे हो, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है इसके टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये इन सब को क्या शो कर रहे हैं? एक चीज तो ये शो कर रहे हैं कि जो आराम करता है मजदूर आदमी, जो लेबरर है, उसको आराम करना भी जरूरी है। तो अगर ये इस तरफ जा रहे हैं सारे लेबरर्स, तो मतलब उनका जो
ये लिखा है लेजर, लेजर लेजर का होता है आराम करना, रेस्ट करना। वो अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो बिल्कुल जीरो होता जा रहा है, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो वो ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आप इस एक्सिस पे आ जाते हो ओसी पे बिल्कुल, तो यहाँ पे कोई कंफर्ट या रेस्ट नहीं बचता है, तो उसके भी नुकसान है। अगर आप लेबर को आप रेस्ट नहीं करने दोगे तो डेफिनेटली अल्टीमेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है, और वो डेफिनेटली होगी भी। तो ये इतने सारे जो लिखा है, एक कर्व शोइंग ऑल सच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द अदर हैंड एंड लेयर ऑन द अदर व्हिच गिव इन द सेम सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व। तो ये जो कर्व इन्होंने शो किए गए हैं, ये कर्व दो चीजें दिखाता है। एक तरफ तो दिखा रहा है उसका प्रोडक्शन जो उसने किया है, और दूसरी तरफ दिखा रहा है रेस्ट, लेजर, जो उसने आराम किया है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या बोला गया है, आइसो यूटिलिटी कर्व। फिर उन्होंने कहा है आइसो यूटिलिटी मैप, जस्ट एज देयर इज a set of indifference curve, there is also a set of iso utility curves. Each higher curve indicator a higher level of satisfaction as compared with the one below it. तो जो लेबर क्लास है ना, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? जो लेबर का जो थिंकिंग है वो हमेशा बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म होती है। कि मान लीजिए कि एक मजदूर आदमी है, उसने खेतों में काम किया, और यूजुअली वो जो है डेली 400 से 500 रुपए कमा लेता है, उसका डेली का यही है। उसमें से वो 150 की में भी हो सकता है, शराब पी ले, बीड़ी पी ले, कुछ भी, हर ये होता है मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन अब एक दिन ऐसा हुआ कि मान लो कि उसने 400 की जगह 800 रुपए कमा लिए या 1000 रुपए कमा लिए, तो इस बात के काफी चांसेस है कि वो नेक्स्ट डे काम पे नहीं जाए। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो थिंकिंग है वो डे वाइज है कि मैंने आज का कमा लिया, मेरा आज का काम चल जाएगा, वो कल की ज्यादा सोचता नहीं है। तो जैसे उसने देखा कि आज उसने जो मजदूरी है डबल कमाई है, दिहाड़ी उसने ज्यादा की है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो जो है काम को वो काम को क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा, वो आज नहीं करेगा। तो ये एक थिंकिंग की वजह से। तो इसके अलावा एक चीज और भी है जो काफी मायने रखती है, कि उनका जो शॉर्ट टर्म विजन है कि आज कमा लिया। कई बार ये भी होता है कि जैसे किसी ने 2-3 दिन अच्छा काम कर लिया, अच्छा अर्निंग कर ली लेबर ने, तो आप उनके पास जाओगे कि आ जाओ जी हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, स्टिल वो कई बार मना कर देते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है, कि वो जो है काम करवाता है, काम उसको करवाना है। उसके बाद है 3 टाइप्स ऑफ इनकम लेवल्स। इनकम लेवल्स की अगर ये बात हुई है, बिफोर वी फॉलो मैलर टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ लेबर यूज ऑन लार्ज फार्म्स, we may refer to 3 types of income level as distinguished by Meller. These are levels which ensure only the minimum food, clothing, shelter and other essential for maintaining human life. जो किसान है, जो मजदूर है, उनकी इनकम भी 3 टाइप की है। एक इनकम तो वो है जिनमें उनका बस खाना पीना ही हो पाएगा, कपड़े वगैरह, रहना, मतलब इसको हम बोलते हैं जीवन निर्वाह मजदूरी। एक तो ये इनकम है। दूसरी जो इनकम है बी, द कल्चरली डिफाइंड सब्सटेंस लेवल। इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी इनकम अच्छी हो जाती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इसमें सी भी दिया होगा, सी यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। एक और है जो थोड़ी अलग टाइप की जाती है, जो बिल्कुल लग्जरी टाइप में आती है, वो वाली इनकम। फिर है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर यूज, कि हमें किस लेवल तक जो है लेबर का यूज करना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन जो इसमें ओवरऑल एक बात आती है, वो बात क्या है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है, डिमेंसिंग टू स्केल। ऑल्दो कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में खाना पीना आराम से हो जाएगा किसानों का, मतलब उनकी जो इनकम पैटर्न है वो कैसा है, जो मैं बताया था, जीवन निर्वाह वाला है। उनका गुजारा तो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मूव करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज है। फेज 2,
फेज 2 क्या है? टेक्नोलॉजिकली डायनामाइट एग्रीकल्चर, लो कैपिटल टेक्नोलॉजी। ये जो सेकंड फेज आएगा एग्रीकल्चर में, ये पहले वाले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से एडवांस है। इसमें कुछ चीजें अब क्या होगी, चेंज हो जाएंगी। तो अब हम सेकंड फेज में आ गए हैं, और यहाँ पे क्या बात हुई है? अकॉर्डिंग टू मेलर, ओनली व्हेन एग्रीकल्चर मूव्स इनटू दिस फेज फ्रॉम द ट्रेडिशनल phase that it can provide resources to the non-farm sectors to grow. This phase involves the use of new input with high marginal productivity. तो ये एक ऐसा चरण आएगा जिसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ जो दो नॉन फार्म सेक्टर्स है ना, नॉन फार्म सेक्टर्स मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो यूरिया बनाती है, ट्रैक्टर बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती हैं, वो सेक्टर भी जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि नॉन फार्म सेक्टर है। ये इस फेज की सबसे बड़ी हाईलाइट है। The new input do not involve the use of too much of capital and are complementary rather than competitive with labor. The traditional inputs are also used in this phase. These inputs increase the productivity per acre. Fertilizers, new seeds, powers are some of these inputs. तो इन्होंने कहा है कि जो ये इनपुट्स हैं, द न्यू इनपुट्स, ये जो फैक्ट्री ग्रो करेगी साथ साथ में यूरिया, पेस्टिसाइड, इनका आपस में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में आप मशीन यूज कर रहे हो और एग्रीकल्चर में आप लेबर यूज कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि जो ये दो सेक्टर है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, यहाँ आपस में कॉम्पिटिटर नहीं है। दे आर, आप कह सकते हो कि वो एक साथ साथ बढ़ रहे हैं, उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके नए नए ये एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कंबाइन मशीन है, थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, सबमर्सिबल है, ये सब जो है अच्छी अच्छी क्वालिटी के टेक्नोलॉजी के आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बीज होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, नए नए क्वालिटी के बीज आना स्टार्ट हो जाएंगे, बेटर क्वालिटी का फर्टिलाइजर्स है, और सारी चीजें इनपुट्स जो एग्रीकल्चर में हम यूज कर रहे हैं, वो हर टाइप की चीज जो है एडवांस क्वालिटी के आना स्टार्ट हो जाएगी। जब एडवांस टाइप की आना स्टार्ट हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा ही होगा। तो इस फेज की कुछ हाइलाइट्स में दी हुई है। इस फेज में और क्या होगा? एग्रीकल्चर स्टिल ऑक्युपाइज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन इन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेशन। इसने कहा कि सेकंड फेज में जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो ग्रो तो करेगा, लेकिन करेगा ग्रो एग्रीकल्चर से कम स्पीड पे। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है, वो टॉप 1 पे है और इंडस्ट्रीज के पीछे पीछे है टॉप 2 पे। फिर है डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू ग्रो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, जैसे आपका गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, जो भी एग्रीकल्चर आउटपुट है, उनकी डिमांड आगे भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ रही है। थर्ड हाईलाइट है साइज ऑफ द फार्म्स कंटिन्यू टू बी स्मॉल ड्यू टू स्लो ग्रोथ ऑफ द नॉन फार्म सेक्टर। ये एक दिक्कत है कि जो किसान, जो खेतों का साइज है, वो जो है और छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरे सेक्टर है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे। और एक प्रॉब्लम और है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कि जैसे पहले 1 एकड़ जमीन थी, 2 बेटे हुए तो वो हाफ हाफ एकड़ हो गया, फिर उनके 2 बेटे हुए तो वो 2.25 समथिंग ऐसा डिवाइड होता जाएगा, और वो जो फार्म का साइज है वो कम होता ही जाएगा। फिर है डी, एग्रीकल्चर डज नॉट यूज मशीनरी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर में ज्यादा मशीनरी का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सस्ता लेबर अवेलेबल है। ये हो सकता है कि 1-2 जगह पे कंबाइन मशीन यूज की जा सकती है, लेकिन 90% फार्म्स में जो काम होगा वो मैनुअल ही होगा। क्यों? क्योंकि लेबर जो है चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। उसके बाद Meller feels that the following steps are necessary if the traditional agriculture has to move into the second phase of development and also if the second phase is to be all impressive। तो इसने कहा कि नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स के यूज करने से क्या होगा, एग्रीकल्चर जो है शिफ्ट कर जाएगी ट्रेडिशनल से आपकी सेकंड फेज में। तो इन्होंने पहला जो स्टेप्स बताया है वो ये है, institutional change is for creating necessary incentive for development. Meller is firmly of the view that institutional changes like
land and reforms are necessary for giving incentive to the cultivators to produce more. Technological change will follow only the institutional रिफॉर्म्स। यहाँ पे बात जो है टेक्नोलॉजी की ही आ रही है कि टेक्नोलॉजी को, ये नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जरूरी है यहाँ पे, कि आपके पास कोई नई चीज तो है, अगर आपको उसको यूज ही नहीं करना है तो उसका फायदा क्या। सेकेंड है encouragement of research, Miller emphasis scientific research at regional level. Sometimes the research finding prove ineffective because these are not based upon regional variation. तो दूसरा क्या है, रिसर्च किया जाना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा कि आज हमने ये बीज उगाया है या हमने इन्वेंट किया है, इसे हाई क्वालिटी का कैसे बनाए, वो सारी चीज़ें। थर्ड है सप्लाई ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड फिजिकल इनपुट्स। This is one of the most important measures that Miller suggests for pushing a traditional agriculture into the second phase of development. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एग्रीकल्चर के फिजिकल इनपुट्स हैं वो क्या क्या है, जैसे आपका खाद बीज है सबसे मेन, तो दवाइयाँ हैं बहुत सारी, ठीक है, पानी है, ये सारी चीजें जो है ये एक इम्प्रूव्ड होनी चाहिए पहले से। जो पहले यूज करते थे, जैसे कि अब राइस ही देख लो कितने वेरिएशन है, एक तो बिल्कुल सिंपल चावल होता है, मोटा चावल, उसके बाद फिर सरबती है, बासमती है, और बासमती कितने वेरिएशन है, एक से एक क्वालिटी है। तो ये कह रहे हैं कि उसी टाइप का जो है आपके इम्प्रूव्ड चीजें यूज होंगी, तभी आपका जो एग्रीकल्चर है वो शिफ्ट करेगा। तो ऐसे कौन कौन से इनपुट्स है जिनमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। These inputs include new crop varieties, improved breeds of livestock, inorganic fertilizer, insecticides। कि इनमें आपके जैसे जो नई नई फसलें हैं वो, उसके बाद जो आपके लाइव स्टॉक होता है आपका पशु वगैरह, भैंस है, गाय हैं, बकरी हैं, इनके जो है इम्प्रूव्ड नस्लें आ जाए, कि जैसे पहले हमारी एक तो देसी गाय होती है, फिर हम जैसे हमारे अब तो अमेरिकन भी है, साहिवाल भी है, जैसे भैंस में आपकी मुर्रा भैंस है, कितनी सारी हैं। तो ये क्या है, इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक है, कि इनमें काफी इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कीटनाशक है, ये सारे भी बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। फिर उन्होंने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नीड टू बी सेट अप। Meller feels that some of these inputs may have to be imported from outside as their production in the country itself may be rather costly. तो मेलर ये कहता है कि आपको ये चीजें यूज करनी ही पड़ेगी। हो सकता है कुछ चीजें आपके कंट्री में अवेलेबल ना हो, कुछ पेस्टिसाइड, कुछ फर्टिलाइजर हो सकता है कि आपके कंट्री में अवेलेबल ना हो, तो कोई बात नहीं, आप उसको इम्पोर्ट करा लो, दूसरे देश से मंगा लो। कुछ इनपुट ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस करने में महंगे पड़ रहे हैं, तो आप क्या करो, उससे सस्ते रेट पे बाहर से मंगवा लो। तो ये मेलर ने कहा है। मेलर feels that some of these inputs infrastructure necessary for the development and production of these inputs is to be developed. Efforts have to be made from them acceptable to the farmer. तो उसके बाद ये चीज भी इन्होंने कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका बिजली है, सड़कें हैं, वो सारी चीजें भी आपको जो है इसमें सेटअप करनी ही पड़ेगी। फिर है सेटिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन टू सर्विस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। There are many supporting service which has to be developed if the agriculture production proper is to use. The institution include those distributing modern inputs, those facilitating marketing of agriculture products, those engaged in processing agriculture crops. जैसे कि आपके मंडियां है या आपके जैसे ये गोडाउन्स वगैरह है, हैफेड है आपके, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो एग्रीकल्चर के स्टोरेज से लेके सप्लाई तक का पूरी तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट भी है। तो ये चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम टू हेल्प फार्मर्स मेक चॉइस। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कम्युनिकेशन, जैसे अब तो अगर किसानों को कुछ पूछना है तो काफी सारे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, उसमें आप किसान अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, लेकिन उसको इससे भी आगे लेवल पे लेके जाना, जैसे ऑनलाइन मंडी वाली कंसेप्ट है APAC, उसमें क्या है कि आप जो है कंपेयर कर सकते हो कि इस मंडी में ये रेट है आपकी फसल का और दूसरी मंडी में ये रेट लगेगा। तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें जो है आपका कम्युनिकेशन किसान का और ज्यादा बेटर होगा। अगर बेटर होगा तो वो अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छे रेट पे सेल कर पाए। ये है जी लास्ट फेज, थर्ड वाला। अगर एग्रीकल्चर सेकंड फेज में है तो उसको वहीं पे नहीं जम जाना है, उसको जो थर्ड फेज है लास्ट, जो काफी एडवांस है, उस फेज में मूव करना है। और इस फेज का नाम है टेक्नोलॉजिकल डायनेमिक
एग्रीकल्चर हाई कैपिटल टेक्नोलॉजी, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और जैसे यूएसए की एग्रीकल्चर है वो इसी फेज में है, जापान की है, चाइना की है, वो सब एग्रीकल्चर इस फेज में है। जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो भी सेकंड फेज में ही लड़ रही है, वो भी थर्ड फेज में आई नहीं है। तो इस थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसने लिखा है Meller has not discussed this phase in details as he was mainly interested like Suze in transformation of a backward agriculture. However, he point out that when agriculture gets going in the second phase, it will provide funds for the non-farm sectors to develop. After some times, both the sectors start developing with mutual help and agriculture will automatically enter the third phase of development. Here, heavy machinery will be used in agriculture. Labor will be available for absorption in developing non-farm sector. अब इस स्टेज में क्या होगा, अब इस स्टेज में दो तीन मेन बातें होंगी। पहली मेन बात क्या है कि जो सेकंड स्टेज में हम देख रहे थे, जो नॉन फार्म सेक्टर था, फैक्ट्री वगैरह, वो एग्रीकल्चर के पीछे पीछे चल रहे थे, मतलब उसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन स्टेज 3 में क्या होगा कि एग्रीकल्चर भी उतनी स्पीड से डेवलपमेंट करेगी और आपका नॉन फार्म सेक्टर भी उतनी स्पीड से डेवलपमेंट करेगा। और एक और बात कि एग्रीकल्चर में जो मशीनरी है, हैवी मशीनरी, अब वो बहुत ज्यादा यूज की जाने लगी। फिर आप पूछोगे सर जो लेबर सेकंड स्टेज में थी वो कहाँ जाएगी, तो वो जो लेबर आपकी पहले लगी हुई थी एग्रीकल्चर में, वो शिफ्ट कहाँ कर जाएगी, फैक्ट्री की तरफ। जो नॉन फार्म सेक्टर है वहां पे एग्रीकल्चर की लगी हुई लेबर जो है शिफ्ट करेगी नॉन फार्म सेक्टर में। तो तीसरी स्टेज में ये होता है द हैवी मशीनरी, the heavy machinery will be developed in the expanding non-farm sector। तो इसमें ये चीज है, इसमें थर्ड स्टेज में एग्रीकल्चर अपना फुल स्पीड से ग्रो करती है और उसके अलावा जो नॉन फार्म सेक्टर है वो भी काफी स्पीड से ग्रो करता है। फिर size of the farm will increase due to the transfer of tax from the farm sector to the non-farm sector. High level of investment in machinery in agriculture becomes possible because of two factors। उसके अलावा कुछ और चेंज आएंगे, जो फार्म का आकार है वो बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो सारा टैक्स एग्रीकल्चर से वसूल कर रहे थे वो अब फैक्ट्रियों से वसूल किया जाने लगेगा। और दूसरी बात क्या है, नॉन फार्म सेक्टर में जो है मशीनरी भी काफी हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट उसमें किए जाएंगे। तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होंगी, पहला है कैपिटल फॉर्मेशन इन द डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो फर्दर, एंड सेकंड है द डेवलप नॉन फार्म सेक्टर बिगिंस टू यूज इट्स ओन सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर डॉग्स नॉट नीड नॉट कैपिटल फ्रॉम अदर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये कहा कि पहले तक तो ये दोनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होगा, इनकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। क्यों, एग्रीकल्चर के पास खुद की सेविंग्स हो जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, और नॉन फार्म सेक्टर है उसके पास भी खुद की सेविंग्स हो जाएंगी इन्वेस्ट करने के लिए, उनको एक दूसरे से इंटर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी थर्ड स्टेज में। One point may be noted with regard to all these three phases of development. Meller is of the view that three phases should be followed in the sequence he has given. This will ensure optimum use of resources from the long-term point of view. Meller ने एक बात और कही है कि जो ये मैंने ये सिस्टम जो रास्ता बताया है फेज 1 से फेज 3 तक का, ये जो है सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले फेज 1 आए, फिर फेज 2 आए, फिर फेज 3 आना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे चेंज भी हुआ है, सीधा फर्स्ट से थर्ड में भी कुछ कंट्रीज आई हैं, जैसे कि आपकी यूरोप की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे ही किया कि सीधा फर्स्ट फेज से थर्ड में जंप। तो जरूरी नहीं है कि हर कंट्री यही पैटर्न यूज करे, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी। तो इन्होंने कहा है historically to this pattern of development is more correct. Only the United States entered the third phase first and the second phase later। यहाँ पे देखो यूएसए की बात हुई है कि यूएसए में ऐसा हुआ है कि पहले वो फर्स्ट स्टेज में थे ट्रेडिशनल में, तो सीधे वो कहाँ चले गए, थर्ड में चले गए, थर्ड से फिर वापस सेकंड फेज में आए। तो ये भी कई जगह पे हुआ है कि जरूरी नहीं है कि हर कंट्री एक ही पैटर्न फॉलो करे। दिस इज बिकॉज यूएस एग्रीकल्चर मशीनरी वाज डेवलप्ड अर्लियर देन द fertilizer were developed। However, as the present situation, when both machinery and fertilizer are available in the world order, it is desirable that the traditional agriculture of a country
एंटर द सेकंड फेज एंड थर्ड फेज ऑफ डेवलपमेंट इन। तो ये आज आपका टॉपिक था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 नंबर के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी है, तो इसको आप जरूर करके जाना। इस टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हमारे पास 5 मिनट है। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो, हाँ जी सौरभ बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर ये क्लासेस किस टाइम से कौन सी क्लासेस लग रही है, मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ आपकी क्लासेस लग रही है क्या? क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका है ना दूसरे सब्जेक्ट का, तो अच्छा, हम्म। तो सर आपकी किस किस टाइम पे है? मेरी तो जैसे पहले थी, एक तो 10 से 11 है पब्लिक इकोनॉमिक्स की, फिर अपनी जी। 12 से 1 है एग्रीकल्चर की। बस ये 2 क्लासेस है। अच्छा सर, सर कॉलेज वगैरह ऊपर होने का कुछ अपडेट आया है? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा शायद इस वीक में ही आ जाए कोई नोटिस कि आप कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस। सर कॉल करते हैं आपके पास, सर आप कट कर देते हो हमेशा। बिजी इतने रहते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करो। हाँ, और जूनियर्स की क्लास होगी स्टार्ट? जूनियर्स की भी ऑनलाइन स्टार्ट हुई है भाई। हमें तो यही नहीं पता जूनियर्स कितने आए हैं, कौन कौन है। कोई नहीं, करवाएंगे आपका इंट्रोडक्शन सबके साथ, एक जॉइंट मीटिंग करवाएंगे गूगल मीट पे, या ऑफलाइन हो जाएगी तो और ज्यादा अच्छा है। सर एक बार ऑनलाइन करवा दो जल्दी से, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, हमारे टाइम में कंप्लीट ही होने वाली है, मुझे तो लगता है मिलने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से आपके माइनर टेस्ट स्टार्ट हो जाए, तो आपको उसकी तैयारी भी करनी है। 20 नंबर का टेस्ट आपका हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। सर देख लो ना सर, आप भी कुछ ऐसे एडजस्ट कर दो, कहाँ टेस्ट वगैरह होंगे और नहीं यहाँ पे। भाई ऊपर विशेष आपके ऑर्डर है, मैं उससे ऊपर कैसे जाऊं। तो ये 20 नंबर का माइनर टेस्ट होना तो 1 घंटे का, लेकिन ये श्योर है कि आपको ऑफलाइन ही कराएंगे टेस्ट सारे। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप आ जाना टेस्ट देने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर कुछ आता तो नहीं? कर लोगे तैयारी, एक एक या 2 यूनिट से तो बनाना है, क्या बड़ी बात। 20 नंबर का टेस्ट होता है सारा, 1 घंटे का टाइम मिलता है आप लोगों को। सर कुछ आता एक तो दिन में नहीं, एक घर ही पे पड़े माइनर पड़े कराना सब कुछ पड़ता निकल गया सर। शिल्पा ने कहा कि एक दिन में एक ही माइनर कराना है, तो क्या बस 1 घंटे के लिए आ गए यहाँ पे? मैं तो सोच रहा था 2 माइनर करा दूं, जैसे पहले भी होता था। सर करवाने को सर शायद सारे ले लो, पर वही बात है सर, कुछ आता तो नहीं। क्यों नहीं आता? सिलेबस तो पूरा करवा दिया सर दूसरे टीचर्स ने आप लोगों का। सर सिलेबस तो सारा ही हो गया सर, वही बात है, यहाँ लॉकडाउन में बिजी सर इतने एक चल रहे घंटा थे, कुछ वैसे काम क्लास ले वगैरह। लेना सर, प्रॉब्लम ले लेना हमारी। तो चलो, आप लोग ये सर कह रहे मार्क हो का कि मैं एक दिन में एक ही माइनर टेस्ट लूंगा, तो आप ये कह रहे हो? हाँ सर। नहीं चलो। सर, सर आप टेस्ट सारे ले लो, अच्छा, लेकिन सर वही बात है, थोड़ा बहुत आप सारा लगा देना, थोड़ा बहुत हम कर लेंगे टेस्ट वगैरह। 99% बच्चे खाली टेस्ट देंगे, सबकी जीरो लगेंगी फिर। वो कुछ तो हेल्प देखो, आप कर मैं दो तो सर। अपने सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, लेकिन जो आपको अपर्णा पढ़ा रही थी, भंडारी पढ़ा रहा था, कमलेश पढ़ा रही थी, उनका तो सर वो दिल्ली, सर वो टीचर्स दिल्ली से थोड़ी आएंगे टेस्ट लेने के लिए। नहीं। वो क्वेश्चन पेपर भेज देंगे ना यहाँ यूनिवर्सिटी में अपना बना के, क्या सर टाइम लगता क्वेश्चन है। पेपर भेज, सर टेस्ट तो आप ही लोगे ना वो? टेस्ट में तो ड्यूटी देखते हैं किसकी लगेगी। सर हम्म। देख लेना, आप ही करवा देना एडजस्ट। थोड़ा आप इतना तैयारी रखो, अगले वीक से माइनर स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका एक दिन में एक ही माइनर रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा अपना उस हम तो सर हिसाब से आपके, तैयारी कर लो। हम तो सर सिर्फ आपके भरोसे बैठे हैं कि सर हेल्प कर देंगे हमारी कुछ। भाई ये तो हेल्प ही है ना, आपको पहले से एडवांस में नोटिस भेज दिया कि तैयारी कर लो माइनर की, और अपने सब्जेक्ट के मैं 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दूंगा आपको, वही पढ़ के आ जाना। वैसे भी 3 पेपर है मेरे आपके पास, तो क्या दिक्कत है। सर टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? टोटल सब्जेक्ट तो 6 होंगे ना, 6 या 7 होंगे। मतलब 6 में से सर 3 आपके पास में है? हाँ।
तो सर 3 की तो हेल्प आप करना, 3 क्वेश्चन बता देना जो आप बताओगे, हम उनकी प्रिपरेशन कर लेंगे और फिर वही लिख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो सर। और बाकी का सर आप देख लेना, कोशिश करना अगर पॉसिबल हो तो। वही है सर, क्या बात की है अभी, ऐसे हालत हो रखे हैं कि एग्जाम में पास हो जाए वही बड़ी बात हो रखी है। हाँ, चैलेंजिंग टाइम तो है ही है, पता नहीं ये साल बहुत बेकार गया है सबका। सर माहौल भी ऐसा हो रखा ना कि घर पे रहते तो फिर अब ऐसे हालत हो गई, घर पे काम ज्यादा हो रखे हैं। अब घर हम्म। वाले ही बोलते हैं कि करना था ना तो कुछ कुछ है नहीं, घर का ही काम कर ले। हाँ, वही तो दिक्कत है ना, फिर वो मानते हैं कि भाई जरूरत ही नहीं है ऐसे पढ़ाई पढ़ाई का, ऑनलाइन को कुछ समझते नहीं भाई, हाँ ऑनलाइन ही पढ़ाई हो सकती है। दिक्कत यहाँ पे है ना। खराब हो गए, पता ही नहीं लगा। ये दिक्कत है। बीच में सर बीमार हो गए, ऑपरेशन वगैरह हो गए सर, 3-4 महीने गए मेरे तो ऐसे ही पानी में। ये दिक्कत है। सर 2 यूनिट का होगा माइनर, फर्स्ट सेकंड। वो देखो टीचर पे डिपेंड करता है, कोई 2 यूनिट से भी ले रहा है, कोई एक से भी, वो टीचर के ऊपर है, इसमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि एक से दो या दो से दो। हाँ सर, फिर पता तो होना चाहिए सर। वो आप टीचर से पूछ लेना एक बार, जिसका भी टेस्ट होगा वो उनसे पूछ लो, आप मैम से सर से उनसे पूछ लो आप। हम्म। चलो ठीक है, अभी ये क्लास का टाइम खत्म हो गया, 30 सेकंड रह गया है। तो मैं क्लास एंड करता हूँ, अटेंडेंस मैंने आपकी ले ली है, सिर्फ 6 बच्चों ने ज्वाइन किया है, और कोई बोलो अब डेली क्लास लगेगी, ठीक है ना। हेलो।